देखिए, हम लोग क्लास 10th में आ चुके हैं और 9th में भी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट है। साइंस में एक पार्ट है, उसमें रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। तो अब हमको उसी को पढ़ना है। क्लास 10th 9th में थोड़ा हम सीरियस नहीं थे, जैसे पढ़ रहे थे ठीक था, लेकिन क्लास 10th में बिल्कुल ध्यान के साथ पूरा मन लगा करके और सीरियस हो करके पढ़ाई करेंगे। और जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछ के पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे उस पर पूरा हमारा कंट्रोल होगा। तो हमको पढ़ना है इसमें रसायन विज्ञान, कुल मिला के इसमें 5 चैप्टर हैं और पाँचों चैप्टर से 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, डिफिनेशन क्या है इसकी। तो देखेंगे, थोड़ा लिखा हुआ है और इसी को हम क्या करेंगे ना, इसी से पढ़ना है और इसी को देख करके वीडियो को ही रोक रोक के नोट्स बना लेने हैं। एकदम बना बनाया नोट्स मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा, फिर नोट्स भी बना लेंगे। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो क्लास 10th है, रसायन विज्ञान की क्लास है। सबसे पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एंड इक्वेशंस, समीकरण। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बहुत से कंपाउंड्स आएंगे, आयनिक कंपाउंड्स, वे कंपाउंड जो आयनों से मिलके बने होते हैं। तो हम 9th में पढ़े थे आयन किसे कहते हैं, कौन धनायन कौन ऋणायन, सारी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम उस आयन को हाईलाइट करने जा रहे हैं जो आयन्स इस चैप्टर में आने वाले हैं, और आयन से मिल करके हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं ये हम सीख चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा सा सीखेंगे। और सबसे पहले हम उस पर हमारा पकड़ होगा, मतलब कि अगर आयन्स हमको हमारे तैयार होंगे धनायन और ऋणायन, तो दोनों से मिल के हमको कंपाउंड बनाना आएगा और कंपाउंड का अणुसूत्र हमको याद होगा, तो हमारे लिए ये रिएक्शन वाला चैप्टर बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो एक बार और हम आयन की परिभाषा पढ़ते हैं। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं आवेश के आधार पर, धन आवेश वाले धनायन और दूसरा क्या होता है, ऋणायन। ठीक है। अब धनायन किसे कहते हैं, तो धनावेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को धनायन कहते हैं। अब उदाहरण में आ जाए, मतलब इस चैप्टर में जितने धनायन्स हैं हमारे, सबको हमने इकट्ठा किया है, तो बिल्कुल आपको तैयार होना चाहिए। मैग्नीशियम आयन Mg पर 2+ होता है, जिंक आयन Zn पर 2+, हाइड्रोजन आयन H पर 2+, फेरस आयन Fe पर 2+, फेरिक आयन Fe पर 3+। सब ये कैटायन है, धनायन। धनावेश होगा तो क्या कहलाएंगे, धनायन। बेरियम आयन बेरियम पर 2+, एल्यूमिनियम आयन Al पर 3+, सोडियम आयन Na पर 1+, कैल्शियम आयन Ca पर 2+, लेड आयन Pb पर 2+, सिल्वर आयन Ag पर 1+, अमोनियम आयन NH4 पर प्लस, कापर या क्यूप्रिक आयन Cu पर 2+, क्यूप्रस आयन Cu पर 1+, मैग्नीज आयन Mn पर 2+। ये कैटायन्स हैं, इस चैप्टर में आने वाले हैं हमारे, तो सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है हमारा ऋणायन। तो परिभाषा तो याद ही है, पढ़े हैं 9th में, एक बार और देखते हैं। ऋणावेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को ऋणायन कहते हैं। ठीक है। जैसे अब इसमें ऋणायन में कौन कौन हमको पढ़ना है, हमारे सिलेबस यहाँ पे कौन कौन है, सबको हमने इकट्ठा किया है, तो आप लोग भी बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऑक्साइड आयन O पर 2-, सल्फेट आयन SO4 पर 2-, हाइड्रोक्साइड आयन OH पर 1-, क्लोराइड आयन Cl पर 1-, कार्बोनेट आयन CO3 पर 2-, बाइकार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन इसी को बोलते हैं HCO3 पर 1-,
नाइट्रेट आयन NO3 पर 1 माइनस, ब्रोमाइड आयन Br पर 1 माइनस, आयोडाइड आयन I पर 1 माइनस, सल्फाइड आयन S पर 2 माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल दिए हैं, थोड़ा सा अगर भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा, या मतलब याद होगा तो अच्छी बात है। लिखा है कि निम्नलिखित यौगिकों के अणुसूत्र लिखिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब हम देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कोई भी जो सूत्र होता है ना, फार्मूला, लगभग मैक्सिमम यौगिकों के मतलब आयनिक यौगिकों के सूत्रों में धनायन को पहले लिखते हैं और ऋणायन को बाद में लिखते हैं। तो मैग्नीशियम पर क्या होता है 2+, Mg पर 2+ लिख देंगे, फिर ऑक्साइड O पर 2 माइनस, दोनों के नीचे 2 लिख देते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, मतलब इसकी वैलेंसी यहाँ पे चली जाती है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे चली जाती है, तो क्या Mg2O2। तो जब दोनों सेम हो जाए ना तो दोनों को हम हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या सूत्र बनेगा MgO। अब अगला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम पर जानते हैं कैल्शियम धनायन 2+ होता है, Ca पर 2+, हाइड्रोक्साइड आयन OH पर 1 माइनस होता है। तो कैल्शियम नीचे 2 लिखेंगे, OH माइनस के नीचे 1 लिखेंगे, वैलेंसी ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब OH वाला कैल्शियम के पास जाएगा, कैल्शियम वाला OH के पास जाएगा, तो Ca1OH का ट्वाइस, अतः 1 को लिखते नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो याद रखिएगा। कुछ और कंपाउंड्स उसमें आए हुए हैं तो उसको फार्मूला भी हमको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र क्या होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ग्लूकोज C6H12O6, मेथिल एल्कोहल CH3OH, जल का H2O, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। ठीक है, इतना जानने के बाद हम थोड़ा सा और पढ़े हैं, हाई स्कूल में 9th में तो पढ़े ही थे। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, मतलब ऐसा परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको रासायनिक परिवर्तन से ही हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसलिए भौतिक के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे जल से बर्फ़ का बनना, जल को हम क्या करें ठंडा कर दें तो बर्फ़ में बदल जाता है, तो गुण में कोई परिवर्तन नहीं, जो टेस्ट जल का वही टेस्ट बर्फ़ का होता है। मोम का पिघलना, मोम को अगर क्या कर दे ठंडा करें, मतलब जल रहा हो मोम, पिघल धीरे धीरे जलने के जलता है, जलना तो रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन मोम जब जलता है तो पिघलता है, तो पिघलता है तो लिक्विड फॉर्म में जाता है, फिर जाकर के जब ठंडा होता है तो बदल के फिर मोम में बदल जाता है, तो ये भी क्या कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। अब हम मेन जो हमारा टॉपिक है जो हमको पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन, तो मेन मतलब यही है कि रासायनिक परिवर्तन से ही रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कागज़ का जलना, कागज़ जलने के बाद राख बन गया, फिर हम राख से कागज़ नहीं बना सकते। दूध से दही का बनना, दूध से दही बनने के बाद फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये सब परिवर्तन क्या कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो एक नया पदार्थ बन जाता है, और नया पदार्थ जब बन जाता है फिर हम पुराने वाले पदार्थ को हम वापस नहीं ला सकते। जैसे कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देने पर दूध खट्टा हो जाता है। दूध को अगर खुला छोड़ दें गर्मी के दिनों में तो दूध क्या कहते हैं फट जाता है। फटने के बाद फिर हम चाहें दूध ओरिजिनल हो जाए, बदल जाए, तो नहीं बदलेगा, तो ये परिवर्तन क्या होगा रासायनिक परिवर्तन। लोहे का तवा हो, तसली हो, कील हो, अगर उसको नम वायु में रख दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए कुछ देर तक तो जंग लग जाएगा, कुछ दिनों तक तो जंग लग जाएगा। जंग लगने के बाद हम चाहें फिर वापस हमको वह लोहा वाला तवा तसली मिल जाए तो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, फिर वापस नहीं मिलता है, तो ये भी क्या कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वन, मतलब अंगूर का क्या होता है ना सूक्ष्म जीवों द्वारा किसी भी पदार्थ का छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना तोड़ देना, तोड़ने के बाद वह सड़ जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं किण्वन कहते हैं। तो अंगूर का किण्वन होता है, एथिल अल्कोहल बनता है, तो किण्वन ये भी क्या होता है सड़ना, अंगूर का सड़ना भी क्या कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। सड़ने के बाद फिर वापस अंगूर हमको नहीं मिलेगा। जब भोजन पकाते हैं तो मान लो जनरल चावल की ही बात करें तो चावल बनाने के बाद फिर चावल से फिर वापस कच्चा चावल लाना हो तो नहीं मिलेगा। हमारा शरीर भोजन पचाता है, भोजन करने के बाद जब डाइजेस्ट हो जाएगा एनर्जी मिल जाएगी, तो फिर एनर्जी को हम भोजन में नहीं बदल सकते। जब हम सांस लेते हैं तो
वहाँ पे भी सांस, जब हम भोजन करते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जब जाता है तो ग्लूकोज से हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, साथ में ऊर्जा मिलती है। फिर वापस हमको भोजन नहीं मिलता है, फिर हमको दोबारा भोजन करना पड़ता है। अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अतः वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अथवा एक और डिफिनीशन है, वे प्रक्रियाएं जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक रिएक्टेंट कहलाते हैं, जो भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। जो भाग लेते हैं मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा मतलब कि पदार्थ होगा वह अभिकारक कहलाएगा, और जो बनेगा वह क्या कहलाएगा? उत्पाद। जैसे हम जनरल उदाहरण लेते हैं कोयले का जलना या कोयले का, जब हम कोयले को जलाते हैं तो कोयला कोई भी पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है तो कोयला प्लस वायु जब हम जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हमको ऊष्मा मिलती है। तो शुरू में हम क्या लिए थे? कोयला वायु, कोयला और वायु, तो कोयला ये क्या कहलाएगा? ये दोनों क्या होगा? अभिकारक। ठीक है, जलने के बाद क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मिली हमको, तो ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा? उत्पाद। क्लियर। इसी तरह मान लीजिए लोहा है, वहाँ पे नमी है, वायु है, उसकी वजह से क्या बना? जंग लग गया, जंग बन गया। तो ये लोहा, नमी और वायु ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और टोटल जो चेंज हुआ या क्या किस में बदल गया? जंग में, तो जंग क्या कहलाएगा? उत्पाद। मैग्नीशियम के फीते का जलना, तो मैग्नीशियम है एक धातु है, इसको भी वायु की उपस्थिति में ही जलाते हैं, तो मैग्नीशियम और वायु दोनों जब जलता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बहुत ही चमक उत्पन्न होती है और ऊष्मा मिलती है हमको। ये भी क्या कहलाएगा? अभिकारक। और ये बाद वाला क्या होगा? उत्पाद। श्वसन की क्रिया में क्या होता है देख लें एक बार। हम भोजन करते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो कोई भी ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज सब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एंट्री करता है, दोनों मिलता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में हमको ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे? अभिकारक। कार्बन डाइऑक्साइड, जल क्या कहलाएंगे? उत्पाद। क्लियर। ये अभिकारक और ये उत्पाद, तो हमको याद होना चाहिए और ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में करके पूछिएगा। पहला वीडियो है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बना रहेगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर स्कूल खुलेगा तो वहाँ भी समझ में पूछ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन नोट्स इसी से बनाना है, ध्यान से पढ़ के बनाना है, और बुक को भी पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक होगी, उसी किताब को पढ़ना है, और उसी किताब से भी क्वेश्चन हमारे जो भी डाउट्स होंगे वो पूछना है, और उसी के हिसाब से हमारी पढ़ाई भी हो रही है। तो ध्यान से पढ़िएगा घर बैठ के अच्छे से। ओके, थैंक यू।